सो गाइज वेलकम। सो आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट। सो आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस ऑफ आईएसडी एंड जॉब वर्क। तो सबसे पहले, इवन दो इट इज रिटन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद जॉब वर्क एंड देन वी विल मूव अहेड विद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। वेरी 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 सिंपल टॉपिक। जॉब वर्कर क्या होता है वो सब कुछ हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। सो आई हैव मेड वन समरी चार्ट ऑफ द लाइक ऑफ एवरीथिंग विच इज देयर इन योर जॉब वर्क चैप्टर. No need to read anything else other than this. This is more than enough. Even if you take any of the questions from our question bank, we will of course do that. But if you take any of the questions from our question bank, you'll be able to crack every question because they will just focus on very few specific points. ठीक है. तो जॉब वर्कर का अभी तक का अपना अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि यार जॉब वर्कर होता क्या है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने, टी शर्ट्स बनाने हैं, स्टिच करने हैं, ठीक है, एज पर माई रिक्वायरमेंट, देन इन दैट केस देयर इज वन पर्सन हु विल गिव द मटीरियल टू द जॉब वर्कर. और वो कौन होता है? वो होता है प्रिंसिपल. वो कौन होता है? प्रिंसिपल. ठीक है. वो प्रिंसिपल क्या करता है? अपने से मटेरियल देता है और मटेरियल लेके वो जॉब वर्कर को वो मटेरियल दे देता है और उसको बोलता है कि मुझे एम साइज के इतने टी शर्ट चाहिए, एल साइज के इतने टी शर्ट चाहिए, एक्सएल के इतने, डबल एक्सएल के इतने. तो ऐसे सब कुछ डिजाइन कैसे चाहिए सब कुछ बताता है कौन? अपना प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर. एकदम बराबर. जॉब वर्कर क्या करता है? जॉब वर्कर उसका मटेरियल लेता है, मटेरियल लेने के बाद उस पर काम करना चालू करता है. उस पर काम करना चालू करने के बाद उसके बाद रहता है, उसके पास क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है. एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि वो कैसे कैसे डील करेगा फाइनल प्रोडक्ट से. ठीक है. नंबर वन, ही विल गिव दैट फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द सप्लायर, मतलब डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल. नंबर वन. और अगर जॉब वर्कर के बाजू में ही अगर उसका कस्टमर होगा, मतलब मैंने अगर तुम लोगों को गुड्स दिए, बराबर, यू स्टे इन कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तुम लोग कर्नाटका में रहते हो, मैंने तुम लोगों को मटेरियल भेजा, वो मटेरियल पे तुम लोग ने काम किया, वो काम करने के बाद यू आर रेडी विद द गुड्स. आई हैव टू ऑप्शंस. नंबर वन, आई कैन गेट द गुड्स बैक फ्रॉम यू. एंड नंबर टू, अगर मेरा कस्टमर जिसको मैं वो गुड्स बेचने वाला वो बाजू में, तेरे बाजू के गली में रहता, then in that case I will ask you to deliver the goods directly to that person. अंडरस्टैंडिंग? नो प्रॉब्लम. इधर तक प्रॉब्लम नहीं है. तो यही चीजें बेसिकली जॉब वर्कर के अंदर हम लोगों को समझने की क्या प्रोसीजरल पॉइंट्स है, क्या है. एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पूछता हूं, तुम लोग ही मुझे बताओ कि अगर मुझे जॉब वर्कर को कुछ भी चीज देनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या दे सकता हूं. नंबर वन, आई कैन बाय द इनपुट्स, मतलब रॉ मटेरियल परचेस कर सकता हूं. एंड आई कैन गिव द रॉ मटेरियल्स टू जॉब वर्कर. बराबर. क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई जब भी ये पर्सन है जो प्रिंसिपल है, समझो प्रिंसिपल है और ऊपर कौन है मालूम है? समझो ऊपर मैं नाम इधर लेता हूं सिड का. ठीक है. ये सिड है, ये सिड सप्लायर है. ठीक है. अभी क्या हुआ मालूम है? सिड इज प्रोवाइडिंग इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, ये सब कुछ सिड मुझे प्रोवाइड करता है. ठीक है. अभी इसमें से मैं बात करता हूं पहले इनपुट्स का. इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल, मतलब मैंने फैब्रिक लिया, ठीक है, क्लॉथ मटेरियल लिया. अभी वो क्लॉथ मटेरियल लेने के बाद मैंने उसको कुछ तो जीएसटी भी पे किया होगा एंड वैल्यू भी पे किया होगा. तो जो भी जीएसटी एंड वैल्यू मैं वो सेड को जो पे कर रहा हूं, विल आई गेट द आईटीसी? ये देखने के लिए हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 16. सेक्शन नंबर 16 के अंदर लिखा है, इफ यू वांट टू टेक द आईटीसी देन यू शुड टेक अ रजिस्ट्रेशन. ओके, अमित महाजन हैज अ रजिस्ट्रेशन. Number two. Number two is, if you're taking the if you want to take the ITC, number two, you should use it for your business purpose. Now, please try to understand. These are the inputs. ये inputs, I'm not going to sell it further. But मैं क्या करने वाला हूं? मैं ये जॉब वर्कर को भेजने वाला हूं, so that he will be able to make a final product. So question comes कि सर अगर मैंने यही inputs लेके मैंने जॉब वर्कर को भेजा होगा and when he will start doing all the process on that, will I get the ITC on that? Will I get the ITC at the time of purchase? Answer is big yes. Answer is big yes. I will definitely get the ITC. अंडरस्टैंडिंग? भले मैंने परचेस करके आगे में सेल नहीं किया होगा, बट आई यूज्ड इट फॉर माय बिजनेस पर्पस एंड आई सेंट इट टू जॉब वर्कर एंड ही मेड अ फाइनल प्रोडक्ट एंड वी सोल्ड दैट फाइनल प्रोडक्ट. एंड दैट्स व्हाई अगर मैंने जॉब वर्कर को भेजा होगा ना, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, सॉरी, इवन दो इट इज इवन दो आई डिड नॉट सेल इट, बट स्टिल आई विल गेट द आईटीसी. बराबर है. सो इनपुट्स का तो आई कैन से कि भाई मिल तो जाएगा आईटीसी.
मैं कैपिटल गुड्स का बात करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कैपिटल गुड्स परचेज किया, एक मशीनरी परचेज किया, ठीक है, क्लॉथ फैब्रिक का कुछ कटिंग का कुछ मशीनरी परचेज किया। अभी जॉब वर्कर को मैंने बोला कि भाई जॉब वर्कर देख, मेरे पास रॉ मटेरियल भी है और मेरे पास एक मशीनरी भी है, तो मैं तुझे जो भी फैब्रिक है वो भेज रहा हूं, तो उस पे काम करना चालू कर। जॉब वर्कर क्या बोलता है मालूम है, सर प्रॉब्लम ये है कि फैब्रिक आप मुझे दे दो, पर मुझे ना आपका मशीनरी भी दे सकते हो क्या? मैंने बोला मशीनरी क्यों चाहिए? तो उसने बोला कि सर मेरा मशीनरी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना आपके पास आपका मशीनरी है। आई हैव ऑल द स्किल्स, इफ यू कैन गिव मी योर मशीनरी आई विल बी वर्किंग ऑन दैट मशीनरी एंड आई विल गिव यू द बेस्ट आउटपुट। आई सेड कि ओके नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने इनपुट्स तो सेंड कर दिया, पर मैंने कैपिटल गुड्स भी उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया। बराबर है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, मुझे कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा क्या? आंसर इज यस, मुझे कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा। बराबर। इनपुट सर्विस तो मैं जॉब वर्कर को दे नहीं सकता, सो इनपुट सर्विस के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते। ऑफ कोर्स इफ आई एम यूजिंग इट फॉर बिजनेस आई विल गेट द आईटीसी, चलो ठीक है। अभी प्लीज याद रखना, क्वेश्चन ये आता है कि चलो मेरा इनवर्ड सप्लाई की बात हो गई, मेरी इनवर्ड सप्लाई की बात होगी कि मुझे आईटीसी मिलेगा क्या? अभी हम लोग मेरे आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। मेरी आउटवर्ड सप्लाई मतलब प्रिंसिपल क्या कर रहा है मालूम है? प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है टू द जॉब वर्कर। द क्वेश्चन कम्स कि ये जो गुड्स भेज रहा है टू द जॉब वर्कर्स, उस पे जीएसटी लगेगा क्या? जॉब वर्कर को गुड्स भेजा तो उस पे जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बराबर है। सो इट इज सोल्ड व्हेन द गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन प्रिंसिपल टू अनदर जॉब वर्कर, इट इज नॉट कंसिडर्ड, इट मतलब इट विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, एंड दैट्स व्हाई ये सप्लाई नहीं माना जाए। बराबर है। तो ये डोंट इवन थिंक ये सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं। इसको सप्लाई हम लोग नहीं मानेंगे, इसकी वजह से इस पे टैक्स इनवॉइस भी रेज नहीं होगा। और अगर तुम लोगों को ये चीज मालूम होगी, तो मैंने तुम लोगों को बोला था अगर टैक्स इनवॉइस रेज नहीं होता है, टैक्स इनवॉइस नहीं होगा तो गुड्स इधर से उधर पहुंचेंगे कैसे? अरे भाई, इधर से उधर गुड्स पहुंचेंगे कैसे? टैक्स इनवॉइस नहीं है तो उसके लिए लगता है डिलीवरी चलान। उसके लिए क्या लगता है? डिलीवरी चलान लगता है। और डिलीवरी चलान के टाइम पे मैंने तुम लोगों को एक चीज बोला था, अगर जॉब वर्कर को अगर मुझे कुछ गुड्स भेजने होंगे, देन इन दैट केस मुझे क्या देना पड़ेगा? डिलीवरी चलान देना पड़ेगा। डिलीवरी चलान देना पड़ेगा, राइट? सो देखो, गुड्स आर सेंट विदाउट जीएसटी, यू कैन सेंड द गुड्स। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है? तीन चीजें तुम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर वन, डिलीवरी चलान मुझे रेस करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 143 के साथ। सर जॉब वर्क का चलान जो होगा, मतलब डिलीवरी चलान जो होगा, वो कितने रेस करने पड़ेंगे? मैं तुम लोगों को बताऊं, यू अगर डिलीवरी चलान देखा तो वन फॉर माई सेल्फ, वन फॉर यू एंड वन फॉर द ट्रांसपोर्टर। बट इधर कैसे? इधर भी तीन ही, पर वो कौन से मालूम है? एक तो ट्रांसपोर्टर के लिए होगा, एक जॉब वर्कर के लिए होगा, और तीसरा भी जॉब वर्कर के लिए होगा। क्या बात कर रहे हो सर, दो दो जॉब वर्कर के लिए क्यों? बिकॉज ये जो दो भेज रहा हूं, क्यों मालूम है? बिकॉज सी, आई एम सेंडिंग सर्टन, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी भेज रहा हूं मैं, उनका एक कंडीशन है, वो आगे जाके बात करेंगे। उनका एक कंडीशन है कि अगर मशीनरी भेजा है ना, कैपिटल गुड्स भेजे है, तो विद इन 3 years यू शुड गेट द कैपिटल गुड्स बैक। विद इन 3 years यू शुड गेट द कैपिटल गुड्स बैक। और अगर मैंने रॉ मटेरियल भेजा है, इनपुट्स भेजे, तो आई शुड गेट द फाइनल प्रोडक्ट्स बैक विद इन 1 year। इनपुट्स के केस में मुझे 1 साल के अंदर क्या मिलना चाहिए? क्या इनपुट्स मिलना चाहिए, सॉरी, वह 1 साल के अंदर क्या मिलना चाहिए? गुड्स मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल गुड्स मैंने भेजे होंगे तो मुझे कभी वापस मिलने चाहिए? 3 साल के अंदर मिलने चाहिए। बराबर। नाउ द पॉइंट इज, डिलीवरी चलान फर्स्ट तो ट्रांसपोर्टर के लिए है, दूसरा मैं जब भेजूंगा उसके लिए है, और तीसरा क्यों मालूम है? बिकॉज वो भी बाद में मुझे क्या करने वाला है? भेजने वाला है, तो तीसरा उसके लिए। सो ऐसे तीन डिलीवरी चलान हम लोग क्या करेंगे? रेज करके रखेंगे। एकदम बराबर है। सो डिलीवरी चलान, जॉब वर्क चलान, फॉर द वन फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड टू फॉर द जॉब वर्कर्स, एंड यू नो द रीजन व्हाई टू फॉर द जॉब। इजी स्टफ। ओके। नाउ इंटीमेशन मुझे देना पड़ता है इन जीएसटी आईटीसी 02। नाउ ये किस बात का इंटीमेशन होता है? कौन से गुड्स है, किधर जा रहा है, ये सब बेसिक इंटीमेशन तुम लोगों को देना पड़ता है। नो नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ दिस, जस्ट इतना समझ जाना कि इंटीमेशन कभी देना पड़ता है। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज अप टू 5 crores, तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसिकली डिटेल सबमिट करने पड़ते हैं अबाउट द जॉब वर्क, किसको भेज रहा हूं, कभी भेज रहा हूं, कितना वैल्यू, एवरीथिंग। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो एनुअली होगा अगर मैं छोटा आदमी रहूंगा तो।
ठीक है? मतलब मेरा टर्नओवर कितना है? अप टू 5 क्रॉस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट? देन इन दैट केस फ्रीक्वेंसी कितना होगा? एनुअली होगा एक ही बार। और अगर ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 25th ऑफ अप्रैल। सर, वी आर टॉकिंग फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव? आर वी टॉकिंग फ्रॉम जॉब वर्कर्स पर्सपेक्टिव और वी आर टॉकिंग फ्रॉम प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव? वी आर टॉकिंग हियर फ्रॉम प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव, उसको इंटीमेशन देना, राइट? और अगर वो प्रिंसिपल बड़ा आदमी होगा, मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, देन इन दैट केस उसको फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंटली आएगा, मतलब हाफ ईयरली आएगा, एंड इट इज गोइंग टू बी 25th ऑफ अक्टूबर एंड 25th ऑफ अप्रैल, करेक्ट? हाफ ईयरली भरना पड़ेगा, मतलब हाफ ईयर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट महीना है उसका 25th डे, मतलब सितंबर में 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ का 25th, बराबर? तो अक्टूबर का 20, और जैसे ईयर खत्म होता है 31st ऑफ मार्च, उसके नेक्स्ट मंथ का 20, बराबर? ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है? सी, इसमें से मे बी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर पूछा तो भी आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीबॉडी। ओके, ठीक है, हम लोग करेंगे भी। अभी इसमें कैसा है ना, तुम लोगों को अगर याद होगा, अगर तुम लोगों को याद होगा, तो ई-वे बिल के टाइम पे मैंने एक स्पेसिफिक चीज तुम लोगों को एक्सप्लेन की थी, और वो एक्सप्लेनेशन याद होगा तो मैंने बोला था कि यूजुअली जो ई-वे बिल जिसको रेज करना पड़ता है वो कौन होता है मालूम है? जो ई-वे बिल रेज करना पड़ता है वो बंदा होता है जिसका कंसाइनमेंट वैल्यू इज इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज, बराबर? कंसाइनमेंट वैल्यू जिसका 50,000 के ऊपर है उनको ही ई-वे बिल रेज करना पड़ता है, बट इन सर्टेन केसेस देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल। कौन से केसेस में? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ बाय इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। मतलब जॉब वर्कर को अगर मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया होगा, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स बेसिक किया होगा, तो उसको मैंडेटरी बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल रेज करना पड़ेगा। तो इधर भी वही है, अगर मैंने इंटरस्टेट गुड्स भेजे तो मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना, मैंडेटरी बेसिस पे ई वे बिल रेज करना पड़ता है। बट अगर इंट्रा होगा तो नॉर्मल लॉ विल बी एप्लीकेबल इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन ओनली ई वे बिल विल बी। आर यू क्लियर विद दिस? सो बेसिकली अगर प्रिंसिपल का बात किया तो हम लोग बहुत फ्लो में जा रहे हैं सब कुछ। मतलब सिड से मैंने कुछ परचेज किया, परचेज करने के बाद विल आई गेट द आईटीसी? यस। नाउ हम लोग ने आईटीसी में सेक्शन नंबर 16 देखा है, सेक्शन नंबर 17 देखा है, सेक्शन नंबर 18 देखा है। नाउ दिस जॉब वर्क के लिए जो मैं भेजता हूँ वो सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से मुझे अलाउ कर देता है कि आईटीसी मिलेगा। हाँ, प्रिंसिपल को आईटीसी मिलेगा इफ प्रिंसिपल इज सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर। ठीक है, ये देखो सेक्शन नंबर 19। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल की बात कि आईटीसी इनवर्ड पे मिलेगा, आउटवर्ड पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक फ्रॉम जॉब वर्कर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, अभी जॉब वर्कर से किससे गुड्स मिलने वाले जॉब वर्कर को? मैं प्रिंसिपल से गुड्स मिलने वाले, राइट? नाउ कैन आई से देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि प्रिंसिपल ये ऊपर के सिड जिससे मैंने मशीनरी या फिर इनपुट्स परचेज किए ना, मैं उसको ही बताऊं कि भाई सिड एक काम करना, अभी तू मुझे गुड्स देगा, बाद में मैं उसको सेंड करूंगा। एक काम करना, डायरेक्टली तू उसको सेंड कर देना, डबल डबल क्यों टाइम पास करने का है? तो डायरेक्टली किसको भेज दे? मेरे जॉब वर्कर को डायरेक्टली भेज दे। तो ये भी हो सकता है। सो पॉइंट इज जॉब वर्कर को दो टाइप से गुड्स मिल सकते हैं। नंबर वन, प्रिंसिपल से मिल सकता है, या फिर नंबर टू, जो जो सेलर है, मतलब जो सप्लायर है ऑफ द मशीनरी और इनपुट्स, डायरेक्टली उससे भी क्या मिल सकता है? गुड्स मिल, बराबर? नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अभी ये जॉब वर्कर का रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। जॉब वर्कर का रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। देखो, जॉब वर्कर को हमेशा रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा क्या? नहीं। अगर उसका रजिस्ट्रेशन का लिमिट, अगर तूने बात किया, ओके, सबसे पहली बात करते हैं, जॉब वर्कर का सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? कैन समवन टेल मी? जॉब वर्कर का सप्लाई, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस, बराबर है। कभी भी याद रखना, जॉब वर्कर भले वो अल्टीमेटली गुड्स बना के दे रहा है, इट इज सी, अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं?
तुम लोगों के गुड्स ले रहा हूँ, तुम लोगों का मटेरियल ले रहा हूँ, उस पे काम कर रहा हूँ और वो फाइनल प्रोडक्ट तुम लोगों को वापस दे रहा हूँ, बराबर है? तो दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर? बट अगर मैंने वही एग्जाम्पल थोड़ा ट्वीक किया और तुम लोगों को मैंने बताया कि तुम लोग ने मुझे आप तुम्हारा स्पेसिफिकेशन बताया, आई बॉट द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, I worked upon it and I gave you those goods for consideration. Can I say all the products are mine, efforts are mine, material is also mine, everything is mine? This will not be considered as works contract or job worker का contract. This is sale of goods. This is sale of goods. बहुत important difference है ये सब में. Please understand, if I'm taking your goods and I'm working upon it, then this is job worker का service. But अगर goods भी मेरे, मटेरियल मेरा, एफर्ट्स मेरे, सब खर्चे मेरे और मैं तुझे फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूं, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस. आई होप यू आर क्लियर. सो अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लिमिट का बात किया, मैं ओनली थॉट एंड पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स. इस रजिस्ट्रेशन लिमिट में 10 lakhs तो ऑफकोर्स एमएमटी नागालैंड में होगा तो 10 lakhs आ जाएगा. इधर 20 lakhs भी ऑल्सो फाइन, बट इधर 40 lakhs क्यों नहीं आया? इसका रीजन ये है बिकॉज जॉब वर्कर कभी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करते और 40 lakhs का लिमिट सिर्फ और सिर्फ किसके एप्लीकेबल होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम. ओके, जस्ट ये देखो, गुड्स सेंट विदाउट, हाँ इधर गुड्स आएंगे एंड कॉपी ऑफ इनवॉइस अलॉन्ग विथ नेम एंड एड्रेस भी मिल जाएगा जॉब वर्कर. ठीक है. अभी जॉब वर्कर क्या कर सकता है? ओके, ये देखो ना, मैं तुम लोग ने अगर देखा तो जॉब वर्कर के इनवर्ड का जो सप्लाई है ना, इनवर्ड सप्लाई, जॉब वर्कर का इनवर्ड सप्लाई, ये सब रेड में लिखा है मैंने. जॉब वर्कर का इनवर्ड कैन बी फ्रॉम द प्रिंसिपल, जॉब वर्कर का इनवर्ड कैन बी फ्रॉम सिड, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. ये भी हो सकता है ना, अगर आउटसाइड इंडिया अगर मुझे कुछ भी गुड्स लाने हैं तो मैं डायरेक्टली जॉब वर्कर के फैक्ट्री में भेज दूंगा ना यार. मैं क्यों मेरे इधर पहले लेके आऊं, उसके बाद मैं शिपिंग करके या फिर ट्रांसपोर्ट करके तेरे इधर लेके जाऊं? अगर उधर ही पोर्ट है, सब कुछ उधर ही काम करता हूं, दो दो बार क्यों ट्रांसपोर्टेशन करने का है? एक काम करता हूं, मैं इनवर्ड मतलब इंपोर्ट करके सीधा का सीधा जॉब वर्कर के फैक्ट्री में ही वो डाल देता हूं. मैं वैसे भी कर सकता हूं. तो देखो, गुड्स आर डायरेक्टली सेंट टू द जॉब वर्कर. उसके लिए क्या लगेगा? कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री लगेगा. बिल ऑफ एंट्री मतलब तुम लोगों को समझेगा कस्टम्स में आके, एंड डिलीवरी चालान लगेगा. तो डिलीवरी चालान जो होगा वो प्रिंसिपल सेंड करेगा टू द जॉब वर्कर कि गुड्स इधर से उधर आने वाले, बराबर है? सो बेसिकली अगर जॉब वर्कर का बात किया तो जॉब वर्कर को तीन टाइप्स से गुड्स आ सकते हैं. नंबर वन फ्रॉम द प्रिंसिपल, नंबर टू फ्रॉम द सप्लायर दैट इज सिड, एंड नंबर थ्री दैट इज इट ही कैन इंपोर्ट इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जॉब वर्कर अल्टीमेटली वो गुड्स बना के किसको देगा? देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स. ठीक है. नंबर वन, जॉब वर्कर वो गुड्स बना के वो प्रिंसिपल को ही वापस दे देगा. और मैंने तुम लोगों को बोला था प्रिंसिपल को देने के लिए अगर इनपुट्स का बात किया तो विद इन 1 year आपको इनपुट्स रिटर्न करने पड़ते हैं. और अगर मैंने कैपिटल गुड्स का बात किया तो विद इन 3 years आप क्या कर सकते हो? कैपिटल गुड्स रिटर्न कर सकते हैं. एकदम बराबर. सबसे पहले वही बेसिक चीज देखते हैं. जॉब वर्कर प्रिंसिपल को जब भी चीजें रिटर्न करता है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इफ द गुड्स आर ब्रॉट बैक विद इन 1 year. प्लीज समझो, प्लीज समझो क्या बोल रहे हो. ये छोड़ दे, क्या लिखा है छोड़ दे, मैं तुम लोगों को समझाता हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा. गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है? सिंपल चीज. अगर इफ यू आर सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर, वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉम यू. अगर प्रिंसिपल भेजता रहेगा तो वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉम यू. ठीक है. बट इसके पीछे कंडीशन है भाई. अभी तेरे से टैक्स नहीं ले रहा हूं मैं भरोसा रख रहा हूं कि वो जॉब वर्कर को ही तू भेज रहा है. ठीक है. But I am putting one condition to you that the job worker should return the inputs within 1 year, should return the capital goods within 3 years. अगर within 1 year या फिर within 3 years रिटर्न नहीं हुए, then in that case जब भी मैं गुड्स भेजे थे, whenever I had sent the goods, it will be considered as a deemed supply on that date. It will be considered as a deemed supply on that date. मतलब अगर ये गुड्स भेजे थे, समझो कैपिटल गुड्स भेजे थे ऑन 1/1/2024, मैंने मुझे कभी आने चाहिए 31st of December 2027. एवरीबडी 24 26
24, 25, 26, 31 December 26 तक मुझे क्या आने चाहिए, गुड्स वापस आने चाहिए। बराबर है। नाउ इन दिस केस अगर गुड्स वापस नहीं आए 31 December 26 तक, तो दोस्तों जितना भी मतलब जो जो दिन पे मैंने ये गुड्स भेजे थे, मतलब 1/1/24 को, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। मतलब ऐसा माना जाएगा कि तूने वो मशीनरी बेचा है जॉब वर्कर, तूने वो मशीनरी बेचा है जॉब वर्कर को, और वो भी कभी 2024 में। मतलब उसका वो तो टैक्स भरना पड़ेगा ही उस पे, पर अलोंग विद दैट 2024 से तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज अ बिग पार्ट। से फॉर एग्जाम्पल कि तूने टैक्स भी भर दिया ऑन 7/7/2027 में, तूने टैक्स भी भर दिया, तो टैक्स तो भरना ही है जो तूने पहले भेजा था, वो उसके ऊपर तुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum, स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/24 टिल 7/7/27। अंडरस्टैंडिंग? नाउ देखो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इफ द गुड्स आर ब्रॉट बैक विद इन 1 year इन केस ऑफ इनपुट्स एंड 3 years इन केस ऑफ कैपिटल। नाउ द पॉइंट इज कि सर 1 year एंड 3 year स्टार्ट कब से होंगे? तुम लोगों को क्या लगता है 1 year एंड 3 year स्टार्ट कब से होंगे? देखो, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जब भी गुड्स भेजे जा रहे हैं, वो 1 year स्टार्ट कब से होगा? विल इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच प्रिंसिपल ने भेजा, मतलब ये डेट कंसिडर किया जाएगा, या फिर जॉब वर्कर को जब भी मिला वो डेट कंसिडर किया जाएगा? सो इनपुट्स के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है डेट ऑफ डिस्पैच। डेट ऑफ डिस्पैच भाई, डिस्पैच रिसीट नहीं। जॉब वर्कर का जब भी रिसीट हुआ है तभी नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला डेट ऑफ डिस्पैच। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर मैंने कैपिटल गुड्स का बात किया, तो कैपिटल गुड्स के केस में डेट ऑफ शिपमेंट, और यू कैन से डेट ऑफ रिसीट। मैं इधर डेट ऑफ शिपमेंट के बाजू में लिखता हूं डेट ऑफ रिसीट बाय द जॉब वर्कर। ठीक है। ओके, एक ही मिनट है सिर्फ। हम्म, हम्म। और कैपिटल गुड्स का भी उन्होंने एक्चुअली इधर बात किया। देखो देखो, कैपिटल गुड्स का भी उन्होंने बात किया। सी 1 year फ्रॉम 1 year विच विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, 1 year विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्पैच। ये इनपुट्स का बात किया। अगर कैपिटल गुड्स का बात किया तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं ना, दो टाइप से गुड्स मिल सकते हैं। प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर मिल सकता है। अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर गुड्स जा रहे हैं तो डेट ऑफ डिस्पैच ही मानेंगे, जो दिन पे हम लोग ने डिस्पैच किया उधर से 3 साल। बट अगर हम लोग ने बोला कि गुड्स कभी मिलने वाले हैं जॉब वर्कर को, ऐसे मिलने वाले हैं, सिड से मिलने वाले, देन जो दिन पे जॉब वर्कर को मिलेगा ना वो गुड्स, वो दिन से 3 साल स्टार्ट हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी अभी अगर ये गुड्स मतलब जो भी है, मतलब वो इनपुट्स हो या फिर कैपिटल गुड्स हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो डेट ऑफ डिस्पैच मानो, इनपुट्स हो कैपिटल गुड्स हो, बराबर। बट अगर वो थर्ड पार्टी से जॉब वर्कर को जा रहे हैं तो हम लोग डेट ऑफ रिसीट माने। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके। सी, नो सप्लाई इफ द गुड्स आर ब्रॉट बैक विद इन 1 year और 3 years। 1 year in case of inputs, 3 years in case of capital goods. Now, 1 year स्टार्ट कब से होगा? अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर भेजा जा रहा है, अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर भेजा जा रहा है, देन इन दैट केस जो दिन पे डिस्पैच होगा वो दिन। अगर बिल टू शिप टू, दिस बिल टू शिप टू, राइट? बिलिंग इज हैपनिंग ऑन प्रिंसिपल एंड शिपिंग इज हैपनिंग टू द जॉब वर्कर। सो इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, जब भी उसको शिपमेंट होगा, मतलब जब भी उसको रिसीव होगा, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द डेट फॉर कंसिडरिंग 1 year और 3। करेक्ट है सर? अगर वापस आए ही नहीं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, एंड यू हैव टू पे टैक्स along with interest। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि टैक्स जो भरना है दैट इज ओके,
टैक्स जो भरना है दैट इज ओके, चलो वो गुड्स पे जो भी टैक्स होगा वो, बट अलॉन्ग विद दैट तुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच यू हैड सेंट द गुड्स। तूने जब भी सेंड किए थे ना गुड्स, डिस्पैच किए थे, वो दिन माना जाएगा तुम्हारा डेट ऑफ सप्लाई, वो दिन से तुम्हारा इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? ओके। सी, goods to accompany delivery challan which was sent earlier, मतलब जब when the goods are getting back, like we are bringing the goods back, at that point of time तुम लोगों के पास क्या होना चाहिए? डिलीवरी चालान होना चाहिए जो हम लोग ने इधर एक्स्ट्रा देके रखा था। करेक्ट? ओके। नाउ this limit, very important point, this entire limit of 1 years and 3 years is not applicable to molds, jigs, fixtures or tools। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये एक बॉटल है, ये बॉटल मुझे बनानी है, ठीक है? अभी इसका एक मोल्ड है ना, इसका एक मोल्ड होगा। अभी मैंने क्या किया था कि मैंने ये जो मोल्ड है वो मोल्ड भेज के रखा था उसको, ठीक है? और मटेरियल भी, रॉ मटेरियल भी दे दिया मैंने उसको, ठीक है? मैंने उसको रॉ मटेरियल भी दिया, मोल्ड भी दिया। अभी रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो तो मुझे विद इन 1 ईयर चाहिए, बराबर? बट जो मोल्ड है ना, मोल्ड, अभी तुम लोग मुझे बताओ, ये इस पे ब्रांडिंग किया होता है, बाद में ऐसे कभी-कभी वो एम्बेड किया होता है, तो वो मोल्ड वैसे भी वो क्या कर सकता है, वो कभी भी दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकता। और कैसा है कि अभी हर एक टाइम पे अगर तूने मोल्ड जो होगा, वो मोल्ड खराब हो जाएगा क्या 1 साल के अंदर? नहीं, तो मोल्ड उसके पास ही रहता है, मोल्ड उसके पास ही रहता है, और मुझे जैसे-जैसे चीज़ें चाहिए, मुझे जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट है, वैसे मैं रॉ मटेरियल भेजते रहता हूँ। ही यूजेस द सेम मोल्ड एंड ही गिव्स द प्रोडक्ट बैक। सो डोंट यू थिंक मोल्ड तो एक ही यूज़ करेगा वो? राइट, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मोल्ड वो मेरा मोल्ड दूसरे में यूज नहीं कर पाएगा, वॉट एवर द केस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मोल्ड वापस लाने के लिए कुछ भी टाइम लिमिट नहीं है। मोल्ड, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोल्ड उधर ही रहेगा तो भी चल जाएगा। तो जब भी तुझे वापस करना है वो वापस कर। करेक्ट है? बिकॉज रिकरिंग बेसिस पे मैं उसको रॉ मटेरियल भेज रहा हूँ, रिकरिंग बेसिस में उसको उसको सब कुछ भेज रहा हूँ, तो वो वही मोल्ड यूज कर रहा है, तो वापस क्यों भेजेगा? बराबर? परफेक्ट। देखो, okay. This will not be considered as supply if it is not brought back. Goods to accompany delivery challan which was sent earlier. ठीक है। सर व्हाट अबाउट स्क्रैप? स्क्रैप का क्या होगा? स्क्रैप का देखो, याद याद रखना, ये छोटी-छोटी चीजें आती है। इन केस ऑफ स्क्रैप मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को कपड़ा, रॉ मटेरियल रहता है ना, वो क्लॉथ मटेरियल जो होता है, वो मैंने भेज दिया था जीन्स बनाने के लिए। अभी तुम लोग ने देखा होगा कि जीन्स बनाते-बनाते ना बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। बहुत सारा वेस्ट होता है, वो मे बी अपने लिए फ़ायदा नहीं होता है, बट वो यूज़फुल हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्रैप लिया और बेच दिया। तो वो जो मैंने बेचा है, वो सप्लाई माना जाएगा कि येस, स्क्रैप बेचा है तो मेरे सप्लाई माना जाएगा। और सप्लाई पे जीएसटी कौन देगा मालूम है? अगर जॉब वर्कर खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जॉब वर्कर खुद उस पे जीएसटी भर देगा। बट अगर जॉब वर्कर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस पे जीएसटी कौन देगा? प्रिंसिपल दे देगा। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो स्क्रैप है, वो किसको दिया? प्रिंसिपल को दे दिया। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? तो जीएसटी कौन देगा? अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो वो, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो प्रिंसिपल दे देगा, बराबर? तो स्क्रैप किसको दिया उसने? स्क्रैप उसने दिया था प्रिंसिपल को। तो उसपे जीएसटी लगेगा? यस, जीएसटी लगेगा। नाउ प्रिंसिपल को दिया था, बट तो भी जीएसटी कौन देगा? जॉब वर्कर देगा, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो करेक्ट? ओके। सो अभी ब्लू लाइन का हम लोग ने एक पॉइंट तो देखा कि अगर जॉब वर्कर ने गुड्स प्रिंसिपल को दिए तो क्या होगा? नाउ सेकंड पॉइंट कैन बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जॉब वर्कर डायरेक्टली सेल्स द गुड्स टू द बायर ऑफ द प्रिंसिपल, बराबर ना? अरे यार, प्रिंसिपल इधर है, जॉब वर्कर इधर है और बायर इधर है भाई। तो वापस गुड्स लेंगे, वापस गुड्स बाद में इधर से इधर भेजेंगे, क्यों करने का टाइम पास? डायरेक्टली मैंने जॉब वर्कर को क्या बोल दिया, भाई जॉब वर्कर डायरेक्टली बायर को जाके बेच दे। ठीक है? इन दिस केस दिस इज द सेकंड अल्टरनेटिव। देखो, डायरेक्ट ट्रांसफर बाय जॉब वर्कर विद इन 1 ईयर और 3 इयर्स, मतलब 1 ईयर और 3 इयर्स के अंदर तू प्रिंसिपल को भेज सकता है, या फिर यू कैन डायरेक्टली सेंड द गुड्स टू द बायर, बराबर? मुझे बात बताओ कि इसमें इनवॉइस रेज़ कौन करेगा बायर पे? बायर पे इनवॉइस रेज़ कौन करेगा? Who will raise the invoice on the buyer? Of course, principal will raise the invoice on the buyer.
प्रिंसिपल ही करेगा इनवॉइस रेस, बाकी कोई नहीं करेगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली हू इज़ द सप्लायर? अल्टीमेटली द सप्लायर इज़ प्रिंसिपल ओनली। जॉब वर्कर को सिर्फ क्या एक छोटा-सा काम दिया कि भाई तू वापस गुड्स मुझे मत देना, डायरेक्टली बायर को दे देना। सो इनवॉइस रेस करने वाला प्रिंसिपल ही होने वाला है, बराबर? एंड डायरेक्ट ट्रांसफर बाय जॉब वर्कर होगा, तो विदिन 1 ईयर और 3 इयर्स इधर नहीं मिलेगा, विदिन 1 ईयर और 3 इयर्स बायर को दिया जाएगा डायरेक्टली। और अगर वो नहीं दिया, तो मैंने जो जॉब वर्कर को दिया था, वो माना जाएगा डीम्ड सब। एकदम बराबर है? सो आई होप यू आर क्लियर। तो फर्स्ट मैंने देखा बोला कि प्रिंसिपल को दे दिया, बराबर? दूसरा मैंने बोल दिया कि भाई डायरेक्टली बायर को बेच दिया। नाउ देयर इज़ वन मोर ऑप्शन व्हिच इज़ अवेलेबल, दैट इज़ मैं डायरेक्टली उसको आउटसाइड इंडिया भेजता हूँ। मतलब मुझे सी मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम लोग जॉब वर्कर हो, मैंने तुम लोगों को इनपुट्स भेजा, कैपिटल गुड्स भेजा, विदिन 1 ईयर, 3 ईयर यू आर गोइंग टू कम बैक और यू आर गोइंग टू गेट द गुड्स बैक। अभी मैं बोल रहा हूँ तू वापस क्यों आ रहा है? एक काम करना, मुझे वैसे भी ये दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। तो एक काम कर, तू ही तेरे इधर से डायरेक्टली क्या कर ले, एक्सपोर्ट कर ले। सो विदिन 1 ईयर और 3 इयर्स, सॉरी, विदिन 1 ईयर और 3 इयर्स यू कैन एक्सपोर्ट इट डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया। ठीक है? जॉब वर्कर सीधा आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर देगा। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें एक छोटा-सा पार्ट वो रिफंड चैप्टर का आएगा। देखो, आईजीएसटी टू बी पेड बाय द प्रिंसिपल, आईजीएसटी टू बी पेड बाय द प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स बिकॉज़ जॉब वर्कर थोड़ी आईजीएसटी पे करेगा, करेक्ट है? और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलयूटी बोलते हैं उसको, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग टू बी फिल्ड बाय द प्रिंसिपल, मतलब यू कैन मेक अ पेमेंट और यू कैन नॉट मेक अ पेमेंट बाय फाइलिंग एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये तुम लोगों को थोड़ा सा समझेगा रिफंड चैप्टर के अंदर, डोंट वरी। ऐसे एकदम ऐसे मायूस मत होना, अरे यार मुझे समझ नहीं रहा है ये क्या है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, सब समझेगा। जितना तुम लोगों ने पढ़ना भी नहीं है ना, उतना भी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा वो, ठीक है? उसका बिल्कुल टेंशन तुम लोग मत लेना। तो जॉब वर्कर इधर है, जॉब वर्कर डायरेक्टली क्या बेच सकता है, आउटसाइड इंडिया भी बेच सकता है। नाउ बेसिकली क्या होता है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, ऑप्शंस मतलब दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। Number one, you make a payment of GST and you take a refund, or you file letter of undertaking and state that I will not make I will not make a payment of GST. Correct? So number one, I can first make a payment of IGST and then take a refund of that because मैं export कर रहा हूँ. और दूसरा, मैं पेमेंट नहीं करता हूँ जीएसटी का, बट आई गिव व्हाट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये तुम लोगों को जल्द ही समझ में आ जाएगा रिफंड, ठीक है? डोंट वरी। तो ये सब कुछ किसको करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को ही करना पड़ेगा, बिकॉज जॉब वर्कर तो बीच का आदमी है, ठीक है? ओके, नाउ देयर इज वन मोर लास्ट पॉइंट व्हिच इज लेफ्ट, कि अभी क्या होता है ना, मैंने उसको ना टी शर्ट बनाने के लिए दिया था। मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने उसको क्यों मटेरियल दिया था? टी शर्ट बनाने के लिए, ठीक है? अभी वो क्या करता है मालूम है, जॉब वर्कर? ये भाई टी शर्ट का सिर्फ ये करता है, टी शर्ट को सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी साइज है, एक्सएल या फिर एल या फिर एक्सएक्सएल जो भी होगा, वो साइज का काम क्या करता है, ये जॉब वर्कर करता है। अभी उस पे बटन लगाना, प्रिंट करना, जो भी कुछ करना होगा, वो दूसरे जॉब वर्कर को उसको भेजना पड़ता है ये सब करने के लिए, राइट? सो प्रिंसिपल जब भी जॉब वर्कर को चीजें भेजेगा, जॉब वर्कर कुछ चीजें करेगा और ये जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भेज देगा। तो ऐसा कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है। नाउ सर, ये अगर ये एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजना होगा तो क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी चालान रेज करना पड़ेगा। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो डिलीवरी चालान होगा, वो ये जॉब वर्कर भी रेज कर सकता है या फिर प्रिंसिपल भी रेज कर सकता है, कोई भी कर सकता है डिलीवरी चालान। बिकॉज़ डिलीवरी चालान इज व्हाट? फ्रीली ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, बराबर? ओके, नाउ ये जो जॉब वर्कर होगा ना, ये जो जॉब वर्कर, अभी थोड़ा फोकस करना, थोड़ा-सा हम लोग अभी बात करते हैं। तो इधर तक मैं बात करता हूँ, और एक चीज़ का बात करता हूँ। जॉब वर्कर कैन एंडोर्स द ओल्ड डिलीवरी चालान। मतलब ये जो जॉब वर्कर है ना, पहले वाला जो जॉब वर्कर था, उसको जो भी डिलीवरी चालान आया था ना, इधर डिलीवरी चालान आया था, उसके पीछे लिख सकता है एंडोर्सिंग टू अनदर जॉब वर्कर। तो वो क्या कर सकता है, ओल्ड डिलीवरी चालान को भी वो एंडोर्स कर सकता है। बट प्लीज इधर ध्यान देना, अगर वो ओल्ड जॉब वर्कर न्यू जॉब वर्कर को अगर कुछ भी चीज एंडोर्स करके भेज रहा है, देन इन दैट केस दिस इज पॉसिबल ओनली इन वन टाइम ट्रांसफर। मतलब अगर वो पीस मील ट्रांसफर होगा, मतलब 100,
अभी उसको मिले कितने 1000 मटेरियल्स मिले। मेरे पास कितना डिलीवरी चालान है 1000 मटेरियल का डिलीवरी चालान है। मैंने क्या किया 100 मटेरियल बनाए और 100 मैंने वो डिजाइनिंग के लिए भेज दिए। 100 बनाए 100 भेज दिए, 100 बनाए 100 भेज दिए। उसके लिए ये एंडोर्समेंट इज नॉट नॉट एप्लीकेबल। एंडोर्समेंट इज एप्लीकेबल व्हेन आई गॉट 1000, बराबर है। आई डिड माय जॉब फॉर 1000, आई एंडोर्स्ड इट, ट्रांसफर्ड इट फर्दर। ये चलेगा एंडोर्समेंट। वन टाइम ट्रांसफर के लिए एंडोर्समेंट चलता है, बट अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स करना होगा तो एंडोर्समेंट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो जॉब वर्कर कैन एंडोर्स द ओल्ड डिलीवरी चलान एंड नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पीस मेल ट्रांसफर। एकदम बराबर। चलो ठीक है। नाउ इसमें थोड़ा सा फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो जॉब वर्कर होता है ना, ये जॉब वर्कर, अगर ये जॉब वर्कर को डायरेक्टली चीजें बेचनी होगी टू द बायर, टू द जॉब वर्कर या फिर आउटसाइड इंडिया, देन ये जो जॉब वर्कर होता है अपना मेन वाला, उसके कुछ कंडीशंस है देखो। अगर एक जॉब वर्कर के थ्रू डायरेक्टली भेजना है, मतलब बायर को भेजना है, दूसरे डिलीवरी जॉब वर्कर को भेजना है या फिर आउटसाइड इंडिया भेजना है, तो वो जो जॉब वर्कर होगा वो क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तो ही वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली सेल कर सकता है टू दिस बायर या आउटसाइड इंडिया व्हाटएवर। वो कौन होना चाहिए जॉब वर्कर? एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बराबर। अगर वो जॉब वर्कर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो जॉब वर्कर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, देन इन दैट केस दैट जॉब वर्कर एंड प्रिंसिपल अगर दोनों सेम स्टेट में होंगे, तो वो जो प्रिंसिपल होगा ना, प्रिंसिपल, तो ये जॉब वर्कर को क्या बोलेगा मालूम है? यू विल बी कंसिडर्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर मी, और मैं इधर से क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर करना पड़ेगा। देखो, अगर ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो सवाल ही नहीं कुछ। अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो डायरेक्टली उसके ही रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो सेल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बराबर। बट अगर ये जॉब वर्कर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, देन इन दैट केस उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके रजिस्टर करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। सो प्रिंसिपल का, वो जॉब वर्कर का जो फैक्ट्री है, वो क्या कंसिडर करेगा? वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, बराबर। नाउ अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी सप्लाई चैप्टर याद आता होगा, तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कभी एप्लीकेबल होता है। अगर थोड़ा सा भी सप्लाई चैप्टर याद आता होगा, तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कभी एप्लीकेबल होता है? व्हेन बोथ द पर्सन्स आर इन द सेम स्टेट, मतलब बोथ द ऑफिसेस आर इन द सेम स्टेट, तो ही एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है और तो ही एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है ना। तो हम लोग जब भी बोल रहे हैं कि जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर करेंगे, उसके पीछे एक कंडीशन है कि प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर शुड बी इन द सेम स्टेट। बट सर, व्हाट इफ दैट जॉब वर्कर इज इन कर्नाटका एंड प्रिंसिपल इज इन महाराष्ट्र एंड जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड, तो क्या करे? और मुझे उधर से भेजना है, तो कुछ नहीं, जॉब वर्कर को बोल भाई रजिस्ट्रेशन ले ले। जॉब वर्कर को बोल भाई रजिस्ट्रेशन ले ले, तो ही कर सकते हैं, नहीं तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे मुझे वापस भेजना पड़ेगा और आई विल सेंड इट डायरेक्टली टू द कस्टमर। ऑप्शन गवर्नमेंट ने देके रखा है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, वो बेच सकता है। अगर जॉब वर्कर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, देन इन दैट केस जॉब वर्कर एंड प्रिंसिपल अगर स्टेट सेम स्टेट में होंगे, देन कंसिडर द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड सेकंड, अगर जॉब वर्कर एंड प्रिंसिपल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, देन इन दैट केस भाई, तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो बोल ही नहीं सकते, और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो एक काम करो, उसको बोलो भाई रजिस्ट्रेशन ले ले, तो ये हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ले ले और तू उधर से डायरेक्टली बेच, या फिर सेंड द गुड्स टू द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल टू सेंड द गुड्स टू द बायर। अंडरस्टैंडिंग? ओके। नाउ कौन से टाइम में तुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर वो रजिस्ट्रेशन होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो सामने वाला पर्सन एक अनरजिस्टर्ड होगा, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन क्या है? उसको बोलो कि रजिस्ट्रेशन लेना है, और सेकंड चीज, तू मुझे दे दे, मैं डायरेक्टली दे देता हूं कस्टमर। देयर इज वन मोर पॉइंट विच इज देयर, देखो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट इफ द गुड्स आर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। मतलब अगर कमिश्नर ने कुछ गुड्स नोटिफाई करके रखे हैं, ठीक है, कि ये गुड्स है,
देन इन दैट केस ये जॉब वर्कर का रिक्वायरमेंट है ना कि प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके रखना है, इसका जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को लगता है सामने वाला पर्सन एक अनरजिस्टर्ड है जॉब वर्कर और वो गुड्स भी कौन से है, वो नोटिफाइड गुड्स है कमिश्नर ने किए हुए, देन इन दैट केस वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर करने की जरूरत। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मैं वापस बोलता हूँ, ये जॉब वर्कर इधर से इधर भेज सकता है विद इन 1 ईयर और विद इन 3 ईयर। बराबर, ये जॉब वर्कर डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया भेज सकता है, दूसरे जॉब वर्कर को भेज सकता है, या फिर बायर को भेज सकता है। करेक्ट, ये आउटसाइड इंडिया। अगर ये दूसरे बायर को भेजना होगा जॉब वर्कर के, तो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो सवाल है ही नहीं, अगर वो कर सकता है। अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, देन इन दैट केस देखो कि वो गुड्स जो है वो मतलब अनरजिस्टर्ड, अगर सेम स्टेट में है कि नहीं है। अगर सेम स्टेट में होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चल जाएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा के। बट अगर सेम स्टेट में नहीं है, देन इन दैट केस उसको जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या फिर यू गिव मी द बैक, यू गिव मी द गुड्स बैक एंड आई विल सेंड द गुड्स टू द बायर। ये दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। करेक्ट है, और ये सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं है अगर वो कौन से गुड्स होंगे, नोटिफाइड गुड्स होंगे। करेक्ट है। नाउ ये तो मेरा बायर का पॉइंट तुम्हारे साथ डिस्कस करके हो गया। जॉब वर्कर के पॉइंट में इधर वापस आता हूं मैं। डिलीवरी चालान उसको देना पड़ेगा, एक अगर जॉब वर्कर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर में गुड्स भेजे तो डिलीवरी चालान लेना पड़ेगा। और अगर ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो अच्छी बात है। अगर ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्लेस, सेम चीज इधर भी सेम चीज ना। अरे अगर क्योंकि वो ये भी आगे जाके क्या करने वाला है, ये आगे जाके दो चीज कर सकता है। ये जॉब वर्कर डायरेक्टली वापस भेज सकता है गुड्स, या फिर ये जॉब वर्कर आउटसाइड इंडिया भेज सकता है, या फिर ये जॉब वर्कर डायरेक्टली बायर को भेज सकता है। इट ही कैन डू एनीथिंग राइट। आउटसाइड बायर या आउटसाइड इंडिया नहीं है, आउटसाइड बायर। तो ये बिकॉज ये जॉब वर्कर के जैसे हम लोग ने तीन लेग्स देखे। लेग नंबर 1 प्रिंसिपल को दिया, लेग नंबर 2 बायर को दिया, लेग नंबर 3 आउटसाइड इंडिया बेचा। बराबर है। सेम लेग इसके भी हो सकता है ना, दूसरे जॉब वर्कर के। तो इसके इसने इसको ट्रांसफर किया डिलीवरी चालान से। लेग नंबर 1 डायरेक्टली ये प्रिंसिपल को देगा, लेग नंबर 2 ये आउटसाइड इंडिया देगा, एंड लेग नंबर 3 दैट दिस इज बायर को देगा। सो अगर इसके लिए कंडीशंस है हम लोग डाल रहे हैं कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, तो कैन आई से सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल टू दिस जॉब वर्कर आल्सो, अगर वो डायरेक्टली कुछ करता होगा तो। बराबर है। ओके। नाउ वही बोला है कि ये जो जॉब वर्कर होगा, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो ही कैन सेल इट फर्दर। बट अगर ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा और विद इन द सेम स्टेट होगा तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके रजिस्टर कर दो। बराबर। अभी ये जॉब वर्कर को अगर आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली बोल दिया तो सेम चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी, कि आईजीएसटी टू बी पेड बाय द प्रिंसिपल और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग टू बी फाइल्ड बाय द प्रिंसिपल। करेक्ट। और आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड सॉरी आउटसाइड बायर को अगर डायरेक्टली मतलब ये बायर बेसिकली ये वाला बायर को भेजना होगा, देन इन दैट केस इनवॉइस कौन रेस करेगा, प्रिंसिपल ही इनवॉइस रेस करेगा। अंडरस्टैंडिंग। ओके। नाउ सर आई हैव अ क्वेश्चन, कि आपने क्या बोला था विद इन 1 ईयर विद इन 3 ईयर्स वापस आना चाहिए। चलो ऐसे समझते हैं कि वो आउटसाइड इंडिया नहीं भेज रहा है, या बायर को भी नहीं भेज रहा है, वो वापस दे रहा है। तो सर ये 1 ईयर और 3 ईयर जो है वो इधर रीसेट हो जाएंगे क्या, ये इधर रीसेट हो जाएंगे क्या, 1 ईयर और 3 ईयर्स। बिकॉज 1 साल तो मैंने इधर से इधर भेजा था, उसके बाद इसने इसको भेजा। गवर्नमेंट बोलता है तूने इसको 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 कुछ भी भेजा होगा ना, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, जो दिन पे से डिस्पैच हुआ है ना, वो दिन से हम लोग देखने वाले, या जो दिन से इसको जब भी रिसीव होगा वो दिन से हम लोग देखने वाले हैं। अभी पीछे 10 जॉब वर्कर होंगे, और अगर एक एक हर एक टाइम पे अगर रीसेट होता गया तो क्या 10 साल का टाइम देंगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो ये मतलब जो दिन से तुम लोगों को रिसीट हो, मतलब इधर से जब डिस्पैच हुए वो दिन, या फिर बिल टू शिप टू के केस में ये इधर जब भी उसको रिसीव हुआ, उधर से 1 ईयर और 3 ईयर्स चालू हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Now, this is your chapter. This is the only discussion which I want to have. Now, one more thing. I will have a quick recap of the entire chapter. Please look here. We will first start with the principal. Principal जब भी goods purchase करता है
फ्रॉम द सप्लायर, देन इन दैट केस जो भी इनपुट्स, कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस होते हैं उसका उसको आईटीसी मिल जाता है, इवन दो ही सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर। ठीक है, जब भी जॉब वर्कर को गुड्स भेजेगा तभी जीएसटी नहीं लगेगा। जब भी जॉब वर्कर को गुड्स मिलते हैं तभी वो जीएसटी, वो क्या करता है जॉब वर्कर तीन चार चीजें कर सकता है। नंबर वन, डायरेक्टली डायरेक्टली वो प्रिंसिपल को दे सकता है, नंबर वन। नंबर टू, डायरेक्टली बायर को बेच सकता है, नंबर टू। नंबर थ्री, वो दूसरे जॉब वर्कर को भेज सकता है, एंड नंबर फोर, दैट इज वो डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया भेज सकता है। अगर जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को दिया होगा, देन इन दैट केस विद इन 1 ईयर और विद इन 3 ईयर्स तुम लोगों को क्या करना चाहिए, गुड्स रिटर्न करने चाहिए। इनपुट्स के केस में 1 ईयर, 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। बराबर। सर 1 ईयर 3 ईयर स्टार्ट कब से होंगे? अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जाता होगा तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, और अगर बिल टू शिप टू का केस होगा जिधर सिट डायरेक्टली भेज रहा है, देन इन दैट केस डेट ऑफ शिपमेंट और डेट ऑफ रिसीट, यू कैन से। बराबर, नो प्रॉब्लम। ये होने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो मोल्ड्स थे, जिग्स थे, फिक्सचर्स थे, उसका क्या करें? उसमें कुछ भी लिमिट नहीं है, उस पर कुछ भी तुम लोग सोचो मत, कभी भी नहीं आया तो भी चलेगा वो चीज। करेक्ट है? ओके, कितने डिलीवरी चालान भेजने पड़ेंगे? 3, एक ट्रांसपोर्टर के लिए और 2 जॉब वर्कर। ठीक है, इतना कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप के केस में अगर स्क्रैप जो बच गया वो अगर जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को दे दिया, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी लग जाता है। जीएसटी पे कौन किसको देना पड़ेगा? अगर जॉब वर्कर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो जॉब वर्कर को देना पड़ेगा, और अगर जॉब वर्कर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्रिंसिपल को देना। सिंपल। ओके। अगर उसको डायरेक्टली, मतलब जॉब वर्कर को डायरेक्टली बोलना है कि भाई तू बायर को डायरेक्टली भेज दे, देन इन दैट केस भाई वो बड़ा आदमी होना चाहिए, मतलब ही शुड हैव अ रजिस्ट्रेशन। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन होगा तो वो खुद पे खुद दे सकता है, नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही होगा सब कुछ, बट दे सकता है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट सर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे डिक्लेयर करूं, वो तो अलग स्टेट में है। तो उसको बोलो कि भाई तू रजिस्ट्रेशन ले ले। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता तो गुड्स वापस ले ले और तू डायरेक्टली बायर को बाद में बेच दे। सेम चीज इन केस ऑफ जॉब वर्कर के केस में भी सेम आएगा। इसमें ऑफ कोर्स डिलीवरी चालान लगेगा। सी, बायर को भेजने के लिए तो डिलीवरी चालान नहीं लगता है, बिकॉज वो बेच रहा है ना सीधा। इनवॉइस बनेगा उसका, टैक्स इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा। पर जब भी प्रिंसिपल सिर्फ जॉब वर्कर को जॉब वर्कर भेजा जाएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके लिए क्या लगेगा? डिलीवरी चालान लगेगा। Now again, can this job worker sell it to outside India or outside buyer? Yes, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो कर ही सकता है, बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको कंसिडर करना। एकदम बराबर। और अगर उसको आउटसाइड इंडिया भेजना होगा, देन इन दैट केस आईजीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा, या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करेगा प्रिंसिपल। इधर कुछ भी जॉब वर्कर का कंट्रीब्यूशन। आर यू क्लियर विद? So basically, this is what the job worker topic is. Do you want to read the job worker topic once? मतलब मैं just zoom करके दिखाऊं? Do you want to take a quick recap? हाँ, एक मिनट। ये सी, ये पूरा का पूरा सिचुएशन कभी एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जब भेजा जा रहा है तभी, ओनली व्हेन दिस प्रिंसिपल इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। भाई तू सोचना, अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं तो इधर आईटीसी की बात नहीं आती, रॉन्गली गुड्स ट्रांसफर की बात नहीं आती, विद इन 1 ईयर्स और 3 ईयर्स रिसीव होने की बात नहीं आती, बिकॉज उसमें जीएसटी ही नहीं लगता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इसके वजह से प्रिंसिपल रजिस्टर्ड हुआ ना तो ही इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरे जॉब वर्कर के बारे में। जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है कि नहीं उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट है? अंडरस्टैंडिंग? और ये किधर भी ऐसा नहीं लिखा है कि जॉब वर्कर को मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ऐसे किधर लिखा है क्या? जॉब वर्कर को मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? नहीं। अंडरस्टैंडिंग? ओके, माय पॉइंट इज, डू यू वांट टू रीड दिस वंस? मैं जस्ट ऐसे अगर ऐसे दिखाया तो, इफ यस प्लीज टेल मी, इफ नो आई विल मूव अहेड विद द क्वेश्चंस। प्लीज रिस्पॉन्ड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 18। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पॉसिबिलिटी लगती है मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की, बट ठीक है, देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ बताया ना, ट्रांसफर करने के लिए सप्लायर रजिस्टर्ड चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा किधर लिखा है क्या? जॉब वर्कर रजिस्टर्ड लिखा है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए, किधर लिखा है? जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड हुआ तो वो बाहर को बेच सकता है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं होगा देन इन दैट केस वो बाहर को बेच सकता है, पर उसका क्या होना चाहिए? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बताया तो सही। आ जाओ, अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखते क्या है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रिंसिपल directly supply goods from the premises of job worker without declaring the premises of job worker as his additional place of business? Very important point, very important point. Under what circumstances can the principal directly supply the goods from the principal of the job worker, the premises of the job worker, without declaring the premises of job worker as his additional place of business? देखो, ये कभी हो सकता है when that person is a registered person। बोला था ना अभी, अगर वो पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर ऐसे कौन से नोटिफाइड गुड्स है, ऐसे कौन से गुड्स है जो नोटिफाइड है बाय द कमिश्नर। हो गया आंसर। The goods can be supplied directly from the place of business of job worker without declaring it as additional place of business in two circumstances, namely where the job worker is registered taxable person or where the principal is engaged in supply of goods as may be notified by the commissioner। Simple stuff। तो वो, हाँ, तो वो जॉब वर्कर जब आगे सेल करेगा या ट्रांसफर उसके लिए पूछ रहा था। अरे वही तो हम लोग बोल रहे हैं भाई, क्या कर रहे है तू? हम लोगों ने इधर क्या लिखा? अगर उसको आगे डायरेक्टली भेजना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? इफ द जॉब वर्कर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन ही कैन सेल इट, नो प्रॉब्लम। अरे भाई वो जॉब वर्कर सेल नहीं कर रहा है, जॉब वर्कर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेल कर रहा है। अगर जॉब वर्कर एक अनरजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेम स्टेट में होंगे तो वो लोग प्रिंस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर देंगे। इज इट मैंडेटरी कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? समझ रहे? और जॉब वर्कर एंड प्रिंसिपल अगर डिफरेंट स्टेट में होंगे तो उनको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है। समझा कि नहीं? ठीक है, ओके। तो ये सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर तुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। Second point, what happens when the inputs or capital goods are not received back or supplied from the place of business of job worker within the prescribed time limit? What happens when the inputs or capital goods are not received back from the place of business of job worker within the prescribed time period? क्या होगा? It will be considered as deemed supply। बराबर ना? देखो, if the inputs or capital goods are not received back by the principal or are not supplied from the place of business of job worker within the prescribed time limit, it would be deemed that inputs or capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs or capital goods were sent out by the principal। कभी माना जाएगा deemed supply on that day on which the goods were sent by the principal to the job worker, and he'll be liable to pay tax along with interest at the rate of 18% per annum under section 50, because जीएसटी के अंदर एक ही सेक्शन है इंटरेस्ट का, दैट इज सेक्शन नंबर 50। अंडरस्टैंडिंग? ओके। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स रिलेटेड टू जॉब वर्क? ऑफ कोर्स प्रिंसिपल। ओके, इसमें से 4 करेंगे, 5 करेंगे, गुड क्वेश्चन। 6 करेंगे, गुड क्वेश्चन। ये सब सेम है, वेदी वाला सेम है।
और ऑक्टा करेंगे, 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है? सब में सेम पॉइंट्स है, मतलब तुम लोगों को ऐसा कुछ अलग लगेगा ही नहीं। Genie engineers had a mold delivered directly, mold delivered directly to the job worker uh, from the supplier for making certain precision parts for use in the factory of Genie engineers. वापस बोल रहा हूँ, Genie engineers had a mold delivered directly to the job worker from the supplier for making certain precision parts for use in the factory of Genie engineers. As per the agreement, the mold was to remain with the job worker as long as the work was being sent to him. Okay. After 4 years, departmental audit team that visited the job worker noticed the mold and traced it to Genie engineers. GST was demanded from Genie engineers for taking ITC without receiving the mold and furthermore for not bringing the mold back after 3 years of delivery to the job worker. उन्होंने दो चीजों पे बोला, क्या बोला मालूम है उन्होंने? वॉज डिमांडेड फ्रॉम जीनी इंजीनियर्स फॉर टेकिंग द आईटीसी, ठीक है, मतलब आईटीसी फालतू का लिया तूने, ऐसे बेसिकली बोल रहे हो, विदाउट रिसीविंग द मोल्ड एंड फर्दर मोर फॉर नॉट ब्रिंगिंग द मोल्ड बैक आफ्टर 3 years ऑफ डिलीवरी ऑफ टू द जॉब वर्कर। मतलब ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल वही तो बताना है कि इवन दो आई हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स, स्टिल आई विल डेफिनेटली गेट द आईटीसी। करेक्ट है। सो प्रिंसिपल को डेफिनेटली आईटीसी मिल जाएगा इफ द गुड्स आर सेंट डायरेक्टली बाय द सप्लायर टू द जॉब वर्कर। यही तो लिखा है सेक्शन नंबर 19 के अंदर, देखो ना, सेक्शन नंबर 19 के अंदर लिखा है द प्रिंसिपल मे टेक आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। बराबर, तो ही इज एलिजिबल टू टेक द आईटीसी। बराबर ना, हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा मालूम है? यू राइट अबाउट दिस दैट इफ द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आर सेंट बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, by the principal to the job worker shall be returned by the job worker within 1 year from the date of from the date of dispatch or 3 years from the date of receipt by the job worker. However, the said limit is not applicable for molds, tools, jigs. इनके लिए applicable नहीं होता है। In the present case लिख दे। There is nothing difficult to draft also. देखो, the capital goods sent for job work either to be returned to the principal, रिटर्न करना चाहिए, या फिर यू सेंड इट डायरेक्टली टू द बायर, और मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस विद इन 3 years फ्रॉम सेंडिंग देम टू द जॉब वर्कर, और डायरेक्ट रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर फ्रॉम द सप्लायर। बराबर। इफ द अबाउट टाइमलाइंस आर नॉट मेट, अभी इधर उन्होंने इनपुट्स का बात क्यों नहीं किया? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर इनपुट्स बोला ही नहीं, उन्होंने सीधा क्या बोला है? मशीन, मशीन था ना कुछ, डिलीवर मोल्ड, मोल्ड, हाँ, मोल्ड के बारे में बात की। So सीधा उन्होंने 3 years की बात की। If the above time limits are not met, it is deemed that the capital goods were supplied by the principal to the job worker. In other words, tax will be payable to them on the day when the goods were sent to the job worker. Correct. However, this limit of 3 years is not applicable for bringing back the cap. Does not apply to molds. Barabar. Hence, Genie engineers have correctly taken the ITC on. There is no problem. और मैं बताऊं, सब जगह, एवरीवेयर दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड registered in the state of Jammu and Kashmir manufactures plastic pipes for other suppliers on job work basis। क्या बोला? सुदामा इंडस्ट्रीज। ओके, हाँ, मैंने ना और एक चीज तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे ना इसमें और एक चीज एक्सप्लेन कर, जॉब वर्क के केस। कभी कभी क्या होता है मालूम है? ये जो जॉब वर्कर होता है ना, ओके, उसको क्या मिला है इधर से? इधर से मटेरियल मिला, मतलब क्लॉथ मटेरियल जो होता है ना, वो क्लॉथ मटेरियल जॉब वर्कर को मिल चुका है। बराबर। अभी क्लॉथ मटेरियल पे उसने काम किया, वो सब कुछ किया, अभी उसको ना छोटे छोटे और भी मटेरियल लगता है। मतलब क्या? अगर टी शर्ट होगा, टी शर्ट के केस में देखो तो थ्रेड दिखता होगा, थ्रेड, थ्रेडिंग लगता है, या फिर ऐसे जो अभी ये जो स्टिकर लगा है वो स्टिकर लगता है। तो ये सब, अगर बटन होगा तो बटन लगता है। तो ये सब चीजें प्रिंसिपल ने नहीं भेजी थी, जॉब वर्कर ने क्या किया? बाहर से जाके थ्रेड परचेज किया, बाहर से जाके स्टिकर्स परचेज किए और उसने लगा दिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर, ये जो जॉब वर्कर ने खुद से मटेरियल परचेज किया और
अभी जॉब वर्कर ने अगर ये चीज चार्ज मटेरियल परचेस करके लगाया होगा, डोंट यू थिंक जॉब वर्कर विल चार्ज फॉर द सेम फ्रॉम द प्रिंसिपल? अभी जॉब वर्कर क्या बोलेगा, तुम्हारा जो सप्लाई सर्विस था ना, सर्विस 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 का वैल्यू है 10 लाख रुपया, और उसके अंदर ना थोड़े से मटेरियल मैंने डाले जो तुम लोग ने नहीं दिए थे, वो है 1 लाख रुपए। सो टोटल 11 लाख रुपए दे दो। क्वेश्चन ये आता है मटेरियल का क्या करें, मतलब विल दिस बी कंसिडर्ड एज जॉब वर्क का ही पॉइंट? यस, दिस विल गेट कंसिडर्ड एज जॉब वर्क ओनली, बिकॉज उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, और एज पर द नोटिफिकेशन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि इवन दो जॉब वर्कर परचेसेस सर्टन मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड टू यूज देम इन द जॉब वर्क प्रोसेस, you can consider them at par with the job work का service only. Don't consider this as selling of goods, because हम लोग ने क्या बोला था, अगर जॉब वर्कर ने मटेरियल लिया और जॉब वर्कर ने सब बना के बेच दिया सब कुछ, तो हम लोग सेल ऑफ गुड्स मानेंगे। बट इसमें मेजरली मटेरियल उसने दिया था, पर थोड़ा मटेरियल मैंने बाहर से परचेस किया और मैंने खुद का प्रोसेस किया उस पर। सो द पॉइंट इज कि थोड़ा मटेरियल बाहर से चलता है भाई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वही हम लोग ये क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तुम लोगों को और अच्छे से समझेगा। देखो, सुदामा इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक पाइप्स फॉर अदर सप्लायर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। ठीक है, जॉब वर्कर का ही इंफॉर्मेशन दी। ऑन 10th January, प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेंट प्लास्टिक वर्थ 4 lakhs। चलो क्या मिल गया मुझे अभी, रॉ मटेरियल मिल गया 4 लाख का, एंड मोल्ड्स भी बेच दिए 50,000 के फ्री ऑफ कॉस्ट टू सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू मेक प्लास्टिक पाइप्स। ठीक है, सुदामा इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज इट्स ओन मटीरियल, अ स्पेशल टाइप ऑफ लैमिनेशन मटीरियल फॉर कोटिंग द पाइप्स। समझा, उसने खुद का भी मटेरियल यूज किया। तो ये क्या सेल ऑफ गुड्स मानेंगे क्या, खुद का मटेरियल यूज किया? तो नहीं भाई, वो थोड़ा यूज किया ना, वर्थ 1 लाख इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टाइप पाइप्स। इट रेजेस एन इनवॉइस ऑफ 2 lakhs as job charges for making pipes and returned the manufactured pipes through delivery challan to plasto manufacturers on 20th October in the same financial। ओके, मुझे बताओ उसने टाइम पे भेजा क्या, उसने टाइम पे भेजा क्या? अभी देखो, प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स इज द प्रिंसिपल, बराबर। प्लास्टो मैन्युफैक्चरर्स ने कौन से दिन पे गुड्स भेजे? प्लास्टो मैन्युफैक्चरर ने 10th Jan को गुड्स भेजे, 10th Jan। ठीक है, तो 10th Jan को गुड्स भेजे, तो उसको कैपिटल गुड्स थे कि इनपुट्स थे? इनपुट्स थे। तो अगर इनपुट्स होंगे तो विद इन 1 ईयर वापस मिलना चाहिए, बराबर है। तो उसको कभी मिल गया मालूम है वापस? 20th October को ही मिल गया। तो विद इन 1 ईयर मिल गया, परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम, मतलब वो डीम्ड सप्लाई तो नहीं माना जाए, बराबर है। अभी बात करते हैं, इट रेजेस एन इनवॉइस ऑफ 2 lakhs एज जॉब वर्क चार्जेस फॉर मेकिंग पाइप्स एंड रिटर्न द मैन्युफैक्चर्ड पाइप्स टू, ठीक है, द सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक पाइप्स as was made for plasto manufacturers, the same quality and quantity of plastic pipes as was made for plasto manufacturers were made by Sudama Industries Limited from its own raw materials and sold to solid pipes for 7.5 lakhs। अभी इसका क्या होगा? Will this be considered as job work? Will this be considered as job work? इसमें मटेरियल किसका था? इसमें मटेरियल खुद का था, मटेरियल खुद का था। अभी ऊपर उसने मटेरियल दिया था, मैंने उस पे काम किया और वही मैंने उसको रिटर्न कर दिया विद इन 1 ईयर। बट नीचे जो सॉलिड पाइप्स है, वो सॉलिड पाइप्स ने मटेरियल दिया ही नहीं था, मटेरियल मैंने खुद का यूज किया और उसको 7.5 लाख चार्ज किया। दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑफ, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज जॉब वर्क का सर्विस। ठीक है, ओके। Explain the scenario and offer your views on the following issues with reference to the provisions relating to job work। ठीक है, number one, is there any difference between the manufacture of plastic pipes by Sudama Industries Limited for plasto manufacturers and for solid pipes? Is there any difference between the manufacture of plasto pipes and everything? देखो, हम लोगों को वही उनको बताना कि for plasto manufacturers
Sudama Industries is a job worker. And for solid pipes, Sudama Industries is a seller of the goods. देखो क्या लिखा है उन्होंने. जॉब वर्क मीन्स, अभी ये सब कुछ एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है. जॉब वर्क मीन्स any treatment or process undertaken by the person on the goods belonging to another registered person. Any treatment is done on someone else's goods is job work. Correct? The registered person on whose goods job work is performed is called a principal. The person who is actually giving the goods is principal. Thus, the job worker is expected to work on the goods sent by the principal. एकदम simple language में लिखा है. Therefore, when the goods are manufactured by Sudama Industries for plasto manufacturers, it is job work as the process is undertaken on inputs which are supplied by the principal. And when the goods are manufactured for solid pipes, the principal did not provide the material to the job worker. And that's why whatever material which is used, it is used by them, like purchased by Sudama Industries. And that's why this will be considered as supply of. I hope you are clear. Question number 2. Whether Sudama Industries can use its own materials even when it is manufacturing the plastic pipes on job work basis. Whether Sudama Industries can use its own material. मैंने बोला था नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, सर्कुलर, सॉरी माय बैड, नोटिफिकेशन नहीं, सर्कुलर आया था जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ये चीज. इट हैज बीन क्लैरिफाइड, और तुम लोग भी लिख सकते हो, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द जॉब वर्कर इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, दिस इज नॉट द रिप्लेसमेंट. ऐसा नहीं कि मैं ही खुद सबको परचेज कर रहा हूं, नहीं. उन्होंने बोला है कि उन्होंने तो मुझे दिया ही, मैं उस पर काम कर ही रहा हूं, बट मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा परचेज करनी पड़ती. So can I do that? Yes, it is clarified that in addition to the goods which are received from the supplier, the job work can use his own goods for using it in the process of job work. Right? Understanding? Okay. So it is clarified. लिखना बहुत important है. It is clarified as per the relevant circular. ऐसा लिख सकते. और ये लिखना भी important है. In addition to the goods received from the principal. Correct? Whether sending the plastic and molds to Sudama Industries Limited by plasto manufacturers is a supply. Whether sending the plastic and molds to Sudama Industries Limited by plasto manufacturers is a supply. No, it will not be considered as supply. And the taxable invoice needs to be issued for the same. No, it is not considered as supply, and delivery challan needs to be sent along with the when the goods are getting sent from the principal to the job worker, or you can say plasto manufacturers to Sudama Industries. वही लिखा है देखो. The registered person may, without payment of tax, send inputs or capital goods to the job work for job work. Subsequently, on completion of the job work, so at the time of sending, it will not be considered as supply. But if once the goods are sent without considering them as supply, they are expected to be returned or sold by the job worker within 1 year in case of inputs, or within 3 years in case of capital goods. If the timelines are not followed, then in that case, it will be considered as a deemed supply on the date on which the goods are sent by the principal to the job worker. Correct? देखो, if the time frame of 1 year or 3 years for bringing back or further supplying the inputs or capital goods is not there too, the activity of sending the goods for job work will be deemed to be the supply by the principal on the day when the inputs or capital goods were. Now, ये भी बता सकता है कि भाई देखो, इसमें हम लोग ने 2 चीजें भेजी थी. नंबर 1, okay, and you should return and everything. 2 चीजें भेजी थी. नंबर 1 is plastic and number 2 is mold. Now, however करके भी नीचे लिखेंगे. However, the said time limit will not be applicable to mold, jigs and tools. Thus, in the present case, the plasto manufacturers sent plastic in molds worth 4 lakhs and 50,000 respectively. They can send it without payment of taxes, or without any tax invoice. They need to raise the delivery challan. Correct? And the फाइनल प्रोडक्ट मतलब क्या बनाने वाला था वो, प्लास्टिक पाइप्स. प्लास्टिक पाइप्स नीड टू बी रिसीव्ड बाय द
principal within 1 year or 3 years. However, the limit will not be applicable for mold. ये बेसिकली अपने को इसमें लिखना है. सी तुम लोगों को समझा होगा, सब में सेम ही है. सब में 1 year 3 years सब जगह सेम ही लिखा है. Therefore, plasto manufacturers need not issue a taxable invoice for sending the inputs to delivery to Sudama Industries, but should send inputs under the cover of a challan. Basically, we know it is a delivery challan. Correct. Is there anything which we are learning differently, which is different? Matlab, same thing. Whether Sudama Industries should include the value of free of cost plastic and molds supplied by plasto manufacturers in its job charges. थोड़ा सोचो क्या लिखा है. गुड क्वेश्चन. मैं तुम लोगों को इसका लॉजिक भी बताता हूँ कि क्या तुम लोग लिख सकते हो. नो फ्री ऑफ कॉस्ट जो उन्होंने प्लास्टिक और मोल्ड भेजे थे वो हम लोग मेरे इसमें ऐड करेंगे क्या. देखो, आई नो द आंसर. आई नो दैट यू नो द आंसर. इट विल नॉट बी एडेड टू योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. उन्होंने क्यों पूछा मालूम है ये क्वेश्चन. ये उसके पीछे का लॉजिक समझा तुम लोगों को. लगा हाँ अच्छा ये है क्या. वैल्यू ऑफ सप्लाई करके एक चैप्टर देखा था हम लोगों ने. और वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने देखा था कि इफ रेसिपिएंट incurs any expenditure on behalf of the supplier. If recipient incurs any expenditure on behalf of the supplier, then in that case, that amount which the recipient has paid will be added to the value of supply. I will repeat the sentence. If the recipient incurs any expenditure on behalf of the supplier, then in that case, that amount which the recipient has spent will be added to the value of supply. एकदम बराबर. Now they are trying to confuse you with this. In this case, who is the supplier? अगर मैंने जॉब वर्क का बात की तो सप्लायर एक्चुअली जॉब वर्कर है और रेसिपिएंट है प्रिंसिपल. तो वैसे देखा ना तो क्या हो रहा है मालूम है. प्रिंसिपल इज मेकिंग अ पेमेंट फॉर जो भी उसने मटेरियल दिया हो. तो जॉब वर्क जो चार्ज कर रहा है उसके अंदर ये पेमेंट ऐड होना चाहिए क्या, इज द क्वेश्चन. द आंसर इज नो. वी आर प्रोवाइडिंग जॉब वर्क सर्विस. To fall under job work service, it is very important for us to understand that the material should be provided by the principal. And that's why the amount which is paid by the principal will never be added to the job worker's value of supply, because it was never the responsibility of the job worker to purchase those raw materials. That's why it will not be added to value of supply. देखो, as per section 15, याद है 15, any amount that the supplier is liable to pay in relation to the supply, but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both, is includable in the value of supply. 15 में बोला है कि भाई whatever will be the responsibility of the supplier, if it is incurred by the recipient, it will be added to the value of supply. However, Sudama Industries should not include the value of free of cost plastic and molds supplied by that Plasto in its job charges, as Sudama Industries is manufacturing the plastic pipes on job work basis. भाई अगर वो सेल करता होगा ना, if that Sudama Industries is a seller, और अगर सामने वाला अगर उसका कॉस्ट कम करता होगा, then in that case वो चीज ऐड होती है. The scope of Sudama Industries is to manufacture plastic pipes from the raw material which is provided by the recipient. Thus at no point of time, because अरे भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था वो रॉ मटेरियल परचेस करने का. अगर मेरा रॉ मटेरियल परचेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं था तो व्हाई द हेल विल यू ऐड दैट रॉ मटेरियल का कॉस्ट इन माय वैल्यू ऑफ सप्लाई.
इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होना चाहिए ना, तो ही वो वैल्यू सप्लाई में ऐड होगा, करेक्ट? So, the value thereof should not be included in the job charges, even though the same has been incurred by the Plasto manufacturer, recipient of job work. Sir, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, एक वो ये मार्क करके रखना। कभी आया तो नहीं ऐसे क्वेश्चन, बट क्या मालूम तुम्हारा हिस्ट्री बन बन गया तो। मतलब तुम लोगों को भी लगता होगा यार, हाँ ठीक है यार, चल जाएगा जॉब वर्क का क्वेश्चन एक, और जो जो टाइम पे जॉब वर्क आएगा मतलब यू विल बी हैप्पी, इतना कुछ टेंशन नहीं है इसमें। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 करना है और क्वेश्चन 8 करना है। Alok Private Limited, a registered manufacturer, sent steel cabinets worth 50 lakhs under a delivery challan to Mesas Prem Tools. वापस बोल रहा हूँ, Alok Private Limited, a registered manufacturer, sent steel cabinets worth 50 lakhs अंडर अ डिलीवरी चलान टू मेसर्स प्रेम टूल्स। ठीक है, किसने किसको भेजा? आलोक ने भेजा। किसको भेजा? स्टील कैबिनेट्स भेजे, सिर्फ स्टील के कैबिनेट्स 50 लाख के, टू प्रेम टूल्स, मतलब ये जॉब वर्कर है, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क ऑन 28 Jan भेज दिया। ठीक है, द स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडेड माउंटिंग द स्टील कैबिनेट्स, मतलब जो ये स्टील कैबिनेट जो दिए थे, ऑन द मेटल फ्रेम। उसका काम क्या था? स्टील कैबिनेट्स को मेटल फ्रेम पे जोड़ना था, एंड सेंडिंग द मोल्डेड पैनल्स बैक टू अलोक लिमिटेड, वो सब जोड़ के वापस भेज देना। द मेटल फ्रेम इज टू बी सप्लाइड बाय मेसर्स प्रेम टूल्स। वेरी गुड। मेसर्स प्रेम टूल्स हैज अग्रीड टू अ कंसिडरेशन ऑफ 5 lakhs फॉर द एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ मेटल फ्रेम। करेक्ट? ठीक है, ओके। प्लीज समझो, द मेटल फ्रेम इज टू बी सप्लाइड बाय प्रेम टूल्स। ये प्रेम टूल्स क्या था? प्रेम टूल्स क्या था? प्रेम टूल जॉब वर्कर था। नाउ स्टील कैबिनेट जो दिए वो सामने वाले ने दी, बट जिसको चिपकाना था वो किसने किसने लिया है? प्रेम टूल्स ने लिया। सो आगे पढ़ते हैं। एंड प्रेम टूल्स हैज चार्ज कंसिडरेशन ऑफ 5 lakhs फॉर द एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ मेटल फ्रेम। वो खुद जो मेटल फ्रेम दे रहे हैं वो इंक्लूड करके 5 लाख। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटिंग एक्टिविटी, metal waste is generated which is sold by Messer's Prem Tools for 45,000। सिंपल चीज सर, जस्ट सोचो, ये मेटल, ये जो प्रेम टूल्स ने जो स्क्रैप बेचा, उस पे कैसे होगा टैक्स लायबिलिटी? जस्ट सोचो, थिंक अबाउट। ना देखो, ये जो स्क्रैप का मैंने क्या बोला था, स्क्रैप के केस में अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन रहूंगा, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको ही जीएसटी देना पड़ेगा ना। मुझे बताओ, ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है क्या? देखो, मेसर्स प्रेम टूल्स और रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, तो इसकी वजह से जीएसटी किसको देना पड़ेगा? प्रेम टूल्स को ही देना पड़ेगा। प्रेम टूल्स को ही देना पड़ेगा। वेरी गुड, करेक्ट। सो बेसिकली मुझे समझा, ये 5 लाख रुपीज पे भी जीएसटी लगने वाला है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ द मेटल फ्रेम एंड एवरीथिंग, उस पे तो लगेगा, एंड 45,000 पे भी लग जाएगा। बराबर है, ओके। मेसर्स प्रेम टूल्स सेंट स्टील कैबिनेट्स माउंटेड ऑन द मेटल फ्रेम, मतलब फाइनल प्रोडक्ट, टू अलोक प्राइवेट लिमिटेड ऑन 3 December। चल जाएगा क्या? ऑफ इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। कभी भेजा था? 28 Jan को भेजा था। 28 Jan से लेके 3 December, चल जाएगा, विद इन 1 year भेजा है। Assuming GST rate for the metal frame is 28%, for metal waste it is 12%, and the standard rate is 18%। मुझे बता कि ठीक है, सो मेटल फ्रेम का 28 था, मेटल वेस्ट का 12 था, एंड स्टैंडर्ड रेट फॉर सर्विसेज इट इज 18%। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेसर्स प्रेम टूल्स। ठीक है,
also give reasons for inclusion or exclusion on the value of cabinets in the job charges for the purpose of payment of GST. नाउ द पॉइंट इज कि इसके अंदर ये जो 5 लाख रुपए चार्ज किया था उसका कितना जीएसटी रेट आएगा, और ये जो 45,000 चार्ज किया था उसका जीएसटी रेट सिंपल है 12%। ना ये जो 5 लाख था उसके अंदर सर्विसेज भी थी और उसके अंदर मेटल फ्रेम भी था। व्हाट डू यू थिंक विच जीएसटी shall be applicable? Which GST rate? Which GST rate shall be applicable? You're saying 28% should be applicable. Okay. Composite supply, that's why 28. Okay. 28, 18. अरे भाई 28 क्यों आएगा? 18% ही आएगा ना, इट्स अ सर्विस राइट। जॉब वर्क क्या दे रहा है? जॉब वर्क क्या दे रहा है? जॉब वर्क की सर्विस है जिसके अंदर उसने मेटल दिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 5 लाख किसके लिए है बताओ? 5 लाख है, प्रेम टूल्स हैज अग्रीड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 lakhs फॉर द एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ मेटल फ्रेम। सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं उसको मेटल फ्रेम नहीं बेच रहा हूं, मैं उसको सर्विस दे रहा हूं और उसके अंदर मेटल फ्रेम उसको दे रहा हूं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गिविंग और सेलिंग एनी गुड्स। हम लोग क्यों बोल रहे हैं हम लोग गुड्स नहीं बेच रहे? बिकॉज मैं सर्विस दे रहा हूं, उसके अंदर ही गुड्स है। सो ये हम लोग ने अगर 28% लगाया तो दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज दिस इज ओनली मेटल फ्रेम। आवर मेन सर्विस, मेन सप्लाई इज सर्विस, और सर्विस का रेट कितना है? 18%। एंड जितना कंपोजिट सप्लाई का हम लोग ने देखा था, प्रिंसिपल सप्लाई इज नॉट मेटल फ्रेम, प्रिंसिपल सप्लाई इज माय वर्क, जिसके अंदर मेटल फ्रेम इज अ स्मॉल पार्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसके वजह से ये जो जीएसटी लगेगा वो 18% लगेगा पूरे के पूरे 5 लाख पे। और ये जो मेटल सेल ऑफ मेटल वेस्ट होगा वो तो उसके साथ नहीं, वो तो अलग बेचा ना। तो ये 45,000 के अंदर क्या लगेगा? 12% लग। अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट, बात करेक्ट। सो जीएसटी 12% लग जाएगा इस पे। ठीक है। ओके, ये देखो, एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 2 to the CGST Act, any treatment or process which is applied to another person's goods, any treatment or process is which is applied to another person's goods is a supply of service and accordingly subject to GST rate which is applicable. Now बीच में हम लोग ना वो सर्कुलर का भी बात करेंगे। वो सर्कुलर के अंदर लिखा है, इट इज क्लैरिफाइड दैट supply of material which is purchased by the job worker to be used in the job work service will be considered in the consideration and will be considered as supply of service only. देखो, in view of para 3 schedule 2 schedule 2 of CGST Act cited above, the mounting activity classifies as service even though metal frames are also supplied as a part of mounting activity. Accordingly, the job charges will be chargeable at the rate of 18%, which is chargeable for rate of. Further, value of steel cabinets will not be included in the value. ये लिखा नहीं तो भी चलेगा. Messrs Prem Tools is only required to mount the steel cabinets which are to be supplied by Alok Limited on metal frames which are supplied. ठीक है. As regard to the sale of waste generated during the job work, Messrs Prem Tools is registered. The tax leviable on supply will have to be paid by in terms of 143. Such supply shall be treated as supply of goods and subject to GST rate applicable to metal waste. Now please understand, तुम लोगों को इतना कुछ भयंकर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम लोग 3 चीजों पे फोकस कर सकते हो। नंबर 1,
Number one, you can talk about what is job work. Basically, job work is supplying services on the goods which are provided by the principal. Correct. Second point, goods supplied by supply or principal to job worker. Goods supplied by principal to job worker will not be considered supply in the hands of principal. तीसरा पॉइंट, क्लैरिफिकेशन का बात करो. क्लैरिफिकेशन में बोला है व्हेन द मटेरियल इज परचेस्ड बाय द जॉब वर्क and used it in the job work process along with material provided by principal shall be considered as supply of service using the provisions of thus the rate applicable will be of services, that is 18%. बाद में लिख सकते हो मेटल्स का. If sold by job worker, if he is registered, GST to be paid by the job worker. That's it. सो 5 lakhs के ऊपर 18% मतलब 90,000 एंड 45,000 के ऊपर 12% मतलब 5,000. तो टोटल कितना बन गया? 95. परफेक्ट है. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे. अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, दैट इज दिस. एक ही क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा है एग्जाम में आया हुआ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैंने सीएमए के मॉड्यूल में से निकाले, थोड़े थोड़े मैंने सीए के मॉड्यूल में से निकाले, मॉक टेस्ट में से इधर उधर से थोड़ा सा लिया है. ऑक्टा मैन्युफैक्चरर्स जलंधर, a registered supplier instructs its supplier Dawson Limited to send a CNC machine directly to the job worker. क्या बोल दिया कि भाई तू डायरेक्टली किसको भेज दे? जॉब वर्कर को भेज दे, जे एंटरप्राइज, आउटसाइड इट्स फैक्ट्री टू कैरी आउट सर्टन ऑपरेशंस ऑन द गुड्स. ठीक है. अभी मैंने नहीं लिया, मैंने किसको भेजा? डायरेक्टली किसको भेज दिया? सप्लायर को बोल दिया कि डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दे. The CNC machine was sent by the supplier on 7th of March 28 and received by the job worker on 10th of March. अपने लिए कौन सा relevant date है? 10th of March. Enterprises carried out the job work and returned the CNC machine to the principal Octa manufacturers on 1st of March 21. एक मिनट, उसको मिला कभी था? 10th of March 2018. 2018 देखो इधर लिखा है. तो 10th ऑफ मार्च 2018 को मिला था और उसने वापस कभी किया? 3 साल के अंदर करना चाहिए. सो 3 साल के अंदर मतलब 1 मार्च 21 को ही कर दिया. सो 19, 20, 21, सो 3 साल के पहले ही कर दिया, तो इट इज गुड. सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई. कैन ऑक्टा मैन्युफैक्चरर्स रिटेन द आईटीसी अवेल्ड बाय देम ऑन द सीएनसी मशीन? हम लोग पहले सेक्शन नंबर 19 का भी रेफरेंस देंगे, जो सेक्शन नंबर 19 में बोला है कि इवन दो द गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बाय द principal and the goods are getting delivered directly to the job worker, the principal is eligible to avail the ITC. Correct? Okay. Would your answer be the same if in place of CNC machine, jigs and fixtures were supplied to the job worker, which were returned to the principal on 1st March 2021? Will your answer change to this? अपना आंसर चेंज नहीं होना चाहिए. क्या कभी होगा? अगर विद इन 3 years रिटर्न नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा. और मैं बताऊं, ये फिक्सचर्स एंड जिग्स के लिए तो टाइम लिमिट था भी नहीं, और तो भी उन्होंने टाइम पे कर दिया, तो टेंशन कुछ है ही नहीं.
तो टेंशन कुछ है ही नहीं। देखो, the capital goods directly sent to the job worker are required to be returned within 3 years from the date of receipt of such capital goods by the job worker. In such a case, principal can avail the credit of tax paid on such capital goods. Octa Manufacturers is entitled to take and retain the ITC on the CNC machine directly sent to the job worker. Okay. Without being brought into the premises, since the said machine was returned within the said time limit of 3 years. The aforesaid time period of 3 years does not apply to molds and jigs sent out to job work. Hence, in that case also, Octa Manufacturers is entitled to take and retain the ITC in respect of molds and dies. So our answer will not change. एक्चुअली 3 साल है भी नहीं, तो भी उसने रिटर्न कर दिए, तो ठीक ही है उसको। तो इसमें तुझे 1 साल का लिखने का ज़रूरत था क्या? नहीं, तुझे सिर्फ़ लिखना था कैपिटल गुड्स के बारे में एंड दूसरा लिखना था वो जिग्स फिक्सचर्स के बारे में, दैट्स इट। और बताना था कि यूजुअली द लिमिट इज़ 3 इयर्स बट इन केस ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर देयर इज़ नो लिमिट 3 इयर्स का लिमिट ही एप्लीकेबल, ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। वाज़ देयर एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर? एकदम सिंपल चैप्टर था और सेम चीज़ है। सी कैसा है ना, एक बार तुम लोगों को क्या करना है कि 1 ईयर एंड 3 ईयर का सिर्फ एक लैंग्वेज एक बार प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। एक बार क्लैरिफिकेशन का लैंग्वेज प्रैक्टिस, दैट्स इट। है ना क्लैरिफिकेशन, मटीरियल वाला एंड with the goods which are sent by the principal to the job worker will not be considered as deemed supply at the time when the goods will be sent. But if the goods are not returned within the time limit, then it will be considered as deemed supply on the date when the goods were sent by the principal to the job worker. Perfect. So this is your job work chapter. Tried my level best to simplify this by making this master chart. ये एक चार्ट से अभी एक भी जगह तुम लोग अटके क्या? ये चार्ट एक बार पढ़ने के बाद कुछ नहीं, इतना ही पढ़ के जाओ जॉब वर्क के, ठीक है? सुपर। सो दोस्तों, क्या क्या हुआ आपने देखते जरा। डिमांड सॉरी, असेसमेंट ऑलरेडी डन, इंस्पेक्शन डन, एडवांस रूलिंग डन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विल डू, जॉब वर्क इज डन, डिमांड एंड रिकवरी डन, अपील्स एंड रिविजन डन एंड मिसलेनियस वो पॉइंट्स मिसलेनियस फटाफट हो जाएंगे, ठीक है, इतना डन। सो अभी अपना क्या बाकी है, अभी हम लोग करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन वी विल स्टार्ट विद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। बट अभी आई विल ब्रेक द रिकॉर्डिंग राइट नाउ एंड आई विल स्टार्ट अनदर रिकॉर्डिंग फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये अभी ना, ये मैंने चैप्टर बनाया है, मतलब मुझे लगा कि चैप्टर अलग से बनाता हूं सो दैट आई विल कंपाइल ऑल द प्रोविजंस इन वन, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे इनपुट सर्विस